दोस्तों बिहार में इलेक्शन चले हुए थे और इलेक्शनों की वजह से जगह जगह पर नाकाबंदी लगी हुई थी। अब पुलिस ने एक जगह नाकाबंदी लगा रखी थी, तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आता है और उस नाकेबंदी से अपने ऑटो रिक्शा को आगे ले जाता है। कुछ पुलिस वाले उसे रोकते हैं और पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या नए रूल रेगुलेशन हमें बनाने पड़ेंगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इससे आगे बिना चेकिंग के तुम लोग नहीं जा सकते? लेकिन तुम लोग बड़े ढीठ होते हो, किसी बात को नहीं मानते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वो ऑटो रिक्शा वाला ये सुनता है तो पुलिस वालों से माफी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मुझे जाने दो, आज मैं बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूँ, अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सारी बातें चल रही थी तो इन बातों को एसडीएम साहिबा भी सुन रही थी। वो उस आवाज को सुनती है तो सोचती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है और एसडीएम साहब भी वहां पर आ जाती है। एसडीएम साहब महिला थी दोस्तों, और वहां पर जब उस ऑटो रिक्शा वाले को देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? ऑटो रिक्शा वाला भी कहता है कि फिलहाल मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ऑटो रिक्शा निकलवा दीजिए, वरना आज मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। क्या दोस्तों एक एसडीएम, उससे क्या जानकारी थी? क्या उन दोनों का रिश्ता था? क्या इनकी जिंदगी में हुआ था? कुछ बीती बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ये कहानी आपको दोस्तों एक प्रेरणा देकर जाएगी और आपको बताएगी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी बिहार के पटना से है। बिहार के पटना में एक सुमन नाम की लड़की रहती है। सुमन के पिता कांस्टेबल हैं पुलिस स्टेशन में, और दोस्तों ये लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। ये अपनी पढ़ाई करती है। बचपन से ही पिता से कहती है कि पिताजी आप तो एक कांस्टेबल हो, लेकिन मैं बहुत ऊंची अफसर बनूंगी और देखना फिर मैं आप पर रौब जमाऊंगी और आपसे कहूंगी कि ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। बचपन से ही इस लड़की का सपना है एक ऑफिसर बनना, और ये उसी राह में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है और पढ़ाई के आगे ये किसी को भी अहमियत नहीं देती है। इस लड़की के ज्यादा खासकर दोस्त भी नहीं होते हैं। अब दोस्तों जो इसके पिता कांस्टेबल होते हैं, उनके साथ एक थाने का दरोगा आज उनके घर पर खाना खाने के लिए आता है। जब दरोगा साहब आते हैं तो कांस्टेबल साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज अच्छा अच्छा खाना बनाना, क्योंकि दरोगा साहब आ रहे हैं और मेरे उनसे अच्छी खासी जान पहचान है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो भाग्यवान तुम बहुत अच्छे खाने बनाकर तैयार रखना। अब दोस्तों यहाँ पर दरोगा साहब आ जाते हैं, उनका जलपान कराया जाता है, उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है और भोजन उनको परोसा जाता है। यहाँ पर जो लड़की सुमन है वो भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाती है और दरोगा साहब को भोजन खिलाने में अपनी माँ की सहायता करती है। दरोगा साहब जब कांस्टेबल की बेटी को देखते हैं तो वो उस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं और यहाँ पर कांस्टेबल से बातचीत करने लगते हैं। जो सुमन का पिता होता है कहते हैं तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? तो कांस्टेबल साहब कहते हैं कि मेरी बेटी अभी तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन साहब इसका सपना है कहीं पर लगने का और ये बहुत ऊंचा ऑफिसर बनना चाहती है। दरोगा साहब कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लड़की है तुम्हारी जो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही है और इसका एक सपना है। अब यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो एकदम से ही सुमन के पिता को कह देते हैं कांस्टेबल को कि मुझे तुम्हारी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। अब यहाँ पर कांस्टेबल देखता ही रह जाता है, लेकिन दरोगा कहता है कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तो हम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो और ये गृहस्थी इनकी बहुत अच्छे से चलेगी। अब दोस्तों जो कांस्टेबल होता है सुमन का पिता, वो कहता है कि साहब इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं अपनी बेटी से शादी की बात करता हूँ तो वो मुझसे मना कर देती है कि पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगी। और मैं अभी उससे शादी की बात करूंगा तो वो बिल्कुल मना कर देगी। और दूसरी बात साहब, आप कहाँ पर और हम कहाँ पर? हम तो बहुत गरीब से लोग हैं, अगर आप
हमारे आगे ये प्रस्ताव रखोगे तो हम तो हैरान और परेशान ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो दरोगा होता है वो कहता है कि जब मैं अपने मुंह से मांगकर तुम्हारी बेटी को ले रहा हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई, यहाँ पर ऊंचाई नीचाई की तो कोई बात ही नहीं है। फिर दोबारा से जो सुमन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि साहब, इतना तो हमारे पास दहेज भी नहीं है, मेरी तनख्वाह भी आपको पता है कितनी है, पूरी जिंदगी से बेटी की शादी के लिए जोड़ा है, वो भी कम पड़ जाएगा, हम आपके मुकाबले के लोग नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दरोगा अड़ पड़ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, दहेज का तुमसे कहा किसने है, मुझे तुमसे बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी बेटी, और तुम्हारी बेटी भी इसलिए चाहिए क्योंकि पहली ही नज़र में मुझे पता चल चुका है तुम्हारी बेटी बहुत संस्कारी है और बहुत अच्छी है। अब दोस्तों, ये बातें हो जाती हैं और यहाँ पर जो सुमन का पिता है वो राजी हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटी से बात करता है। जब बेटी से बात करता है तो बेटी का तो वही जवाब होता है सुमन का कि पिताजी मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर माँ की भी राजी सी होने लगती है, कहती है जी इतना बड़ा एक दरोगा के बेटे से हमारे बेटे की शादी होगी और एक अच्छा घर होगा तो क्यों ना। अब वो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। दोनों पति पत्नी जब बेटी को समझाते हैं तो सुमन भी कहीं ना कहीं मान जाती है और दोस्तों, इन दोनों परिवारों के बीच में एक रिश्ते की बात शुरू हो जाती है और इनकी सगाई पक्की हो जाती है। लड़के का नाम विनोद होता है। दोस्तों, विनोद और सुमन की शादी फिक्स होने के बाद अब यहाँ पर शादी वाला दिन भी आ जाता है। दोनों की शादी धूमधाम से होती है, दहेज का लेना देना नहीं होता है और सुमन अपने ससुराल में पहुंच जाती है। और सुमन ने पहले ही कह दिया था कि मैं ससुराल में जाऊंगी तो जरूर, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों, सुमन अपने ससुराल में रहने लगती है और वहां पर वो बहुत जी जान से पढ़ाई में भी लगती है और अपने ससुराल को संभालने की भी कोशिश करती है। हर वो काम में अव्वल हुआ करती कि वो घर का काम भी किया करती और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखती है। अब इसके बाद धीरे धीरे जब सुमन अपने ससुराल में रहती है, कुछ सच्चाई उसके सामने आने लगती है। दोस्तों, सच्चाई क्या होती है? जो विनोद होता है वो हमेशा शराब का सेवन किया करता है और ना ही तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और ना ही ज्यादातर वो पढ़ता है। सुमन जब इन चीजों को देखती है तो काफी दुखी हो जाती है और हताश हो जाती है। लेकिन फिलहाल वो अपने माँ बाप से इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करती है और उसके मन में एक ऐसा विचार आया था कि शायद मेरे सास ससुर को भी ये नहीं पता है कि ये शराब पीते हैं और पढ़ाई को नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एक दिन शाम को सुमन अपने सास ससुर से कहती है कि माँ बाबूजी, आपको आपका बेटा विनोद पागल बना रहा है, ये कहीं पर भी कोई पढ़ाई नहीं करता, ये तो शराब नशा सब कुछ करता है और आप लोगों को आज तक इसने उल्लू बनाया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सुमन को दूसरी सच्चाई पता चलती है। दरअसल ये सारी बातें जो विनोद के मम्मी पापा हैं उन्हें पता होती है। वो जानबूझकर सुमन की शादी विनोद से करा देते हैं। अब सुमन को एक धक्का सा लगता है। सुमन बहुत दुखी और परेशान रहने लगती है और सोचती है कि लोग सही कहते हैं कि सास ससुर ही होते हैं, वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। आखिरकार ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब अपने बेटे की सच्चाई पता थी तो उन लोगों ने मेरी शादी इससे क्यों कराई? और दोस्तों, सुमन यहाँ पर परेशान होकर अपने माँ बाप से बात करती है। अपने पिता कांस्टेबल से बात करती है और कहती है कि पिताजी, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा नशेड़ी है, शराब पिया करता, इसकी नौकरी का तो दूर का छोड़ो, ये तो ढंग से घर में रहता भी नहीं है और आपने मेरी शादी किससे करा दी है? और सुमन यहाँ पर रोने लगती है। जब सुमन का पिता देखता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अगर तुम अच्छे से पढ़ गई, तुम कहीं पर नौकरी लग गई तो इसका टाइम भी तुम्हारी वजह से पास हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल जाएगी। अब तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? और दोस्तों, ये बात दोनों बाप बेटी में होती है और उसके बाद यहाँ पर सुमन फिर दोबारा से एडजस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब जो विनोद होता है वो अक्सर सुमन पर डांट लगा दिया करता और हाथ भी उठा दिया करता। यही सब कुछ के बीच में अब वो सुमन को पढ़ने भी नहीं देता है। सुमन की पढ़ाई की अगर कोई आड़े आ जाए तो उसे वो व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब सुमन की पढ़ाई को विनोद रोकना चाहता है तो सुमन एक फैसला लेती है और अपना बैग पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। वहां पर जाकर अपने माँ बाप से सारी बातें करती और कहती है कि मेरी पढ़ाई के बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी और वो लड़का मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी राजी नहीं है, खुद तो वो पढ़ता ही नहीं है, मुझे भी पढ़ने नहीं देता और मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और दूसरी बात, माँ बाबूजी आपके इतने अच्छे दोस्त थे,
दरोगा साहब, तो उन्होंने बिल्कुल भी सच्चाई आपको नहीं बताई, उन लोगों ने भी झूठ बोला है। अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता और सुमन यहाँ पर फैसला ले लेती है और अपने पति को डिवोर्स दे देती है। विनोद को डिवोर्स देने के बाद दोस्तों यहाँ पर दरोगा जो सुमन के सास ससुर होते हैं, उन्होंने भी इस बात पर ख्याल नहीं किया, एक बार भी अपनी बहू को मनाने की कोशिश नहीं की और यहाँ पर दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। सुमन डिवोर्स के 4 साल तक दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखती है, बहुत सारे टेस्ट देती है क्योंकि उसे एकदम से ऊंची नौकरी पर लगना है और वो कई टेस्टों को पास भी करती है, लेकिन दोस्तों वो नौकरी वो स्वीकार नहीं करती और अब 4 साल बाद वो एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद दोस्तों जिस चीज को वो चाह रही थी वो उसे मिल जाती है और अपनी नौकरी पर लगते हुए अपने पिता के पैर छूती और कहती है कि पिताजी, मैंने अपनी मंजिल को पा लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद दोस्तों बिहार में सुमन की ज्वाइनिंग होती है और वहां पर उसकी ड्यूटी लगती है और तभी बिहार में दोस्तों इलेक्शन चले हुए होते हैं। अब सुमन की टीम जो होती है उसने एक जगह पर नाकाबंदी लगा रखी है और जैसे ही वो नाकाबंदी लगती है तो वहां पर एक ऑटो रिक्शा वाला आता है, जो मैंने कहानी में शुरुआत में बताया था, वो नाका तोड़कर आगे निकल जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। जब वो जोर जोर से कहता है कि साहब मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये बात सुमन के कानों में पड़ती है और सुमन जब उस ऑटो वाले को देखती है तो वो हैरान सी क्यों हो जाती है। दरअसल वो ऑटो वाला कोई और नहीं था, उसका वही पति था जिसे 4 साल पहले सुमन ने डिवोर्स दिया था और नशे के ऊपर उसको डिवोर्स दिया गया था। तो सुमन उसको देखकर हैरान हो जाती है कि जो लड़का पढ़ने तक को राजी नहीं था आज वो ऑटो रिक्शा चला रहा है। तो सुमन दुखी सी होकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो विनोद होता है कहता है कि अरे तुम तो एक एसडीएम बन चुकी हो। तो यहाँ पर जो और पुलिस वाले खड़े होते हैं दोस्तों वो अजीब तरीके से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुमन कहती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो विनोद कहता है कि मैडम मैं एक जगह जा रहा हूँ और वहां पर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, अगर मैं वहां पर नहीं गया तो जो मेरे वह ग्राहक हैं वो छूट जाएंगे और वो छूट गए तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर विनोद दोस्तों सुमन से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हुई पड़ी है मैडम, आप सब कुछ जानती हो, जानते हुए भी आप ऐसा कर रही हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा हूँ जैसा पहले था। आज आप मेरा ऑटो निकलवा दीजिए, मेरा बहुत जरूरी काम है, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरे कमरे का किराया तक भी नहीं देगा। अब दोस्तों सुमन को तो पता था विनोद के बारे में और सुमन यहाँ पर उन पुलिस वालों से कहकर कह देती है कि इसके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं होगा जिससे कोई शहर में दिक्कत या कोई परेशानी आए, इसको जाने दीजिए। और यहाँ पर सुमन उस ऑटो रिक्शा चलाने वाले विनोद से कहती है कि तुम मेरा नंबर ले जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और दोस्तों यहाँ से वो विनोद अपने ऑटो रिक्शा को लेकर चला जाता है। अब सुमन अपनी ड्यूटी पर तैनात तो है लेकिन उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही हैं कि जिसका पिता दरोगा हो और एक बिगड़ैल लड़का आज ऐसे इतना सीधा कैसे बन के मेरे सामने आ सकता है। अब दोस्तों सुमन विनोद से कहती है फोन कर कि मुझे तुमसे फलानी जगह पर मिलना है और वहां पर तुम्हें कल सुबह आना है, कुछ सारी बातें करनी है, मुझे कुछ तुमसे सवाल जवाब करने हैं। अब दोस्तों विनोद कह देता है, ऑटो रिक्शा में चलता रहता है तो आधी अधूरी सी आवाज आती है और कहता है कि मैडम आप चिंता मत करना, मैं सुबह बताए हुए टाइम पर वहां पर पहुंच जाऊंगा जहां पर आपने मुझे बुलाया है और मैं पक्का आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दोस्तों दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो सुमन होती है वो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने विनोद को बुलाया है और विनोद भी बताए हुए टाइम पर उसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि सुमन को यहाँ पर पूछना था। सुमन इच्छुक थी कि भाई क्या हुआ और विनोद को भी बहुत सारी बातें पूछनी होती हैं। अब दोनों ही जने मिलते हैं और दोस्तों जो उस दिन ऑटो वाला वाक्य उनके साथ हुआ था एक दिन पहले, तो सुमन ने उसके हाथ दबाते हुए कहा था कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी रह चुकी हूँ। तो इसी वजह से जो विनोद था वो उससे मैडम मैडम कर रहा था, उनका नाम भी नहीं लेता है। अब इसके बाद दोस्तों दोनों ही मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और यहाँ पर दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम इतनी कैसे बदल गई, कि तुम इतना कैसे बदल गए, क्योंकि दोनों एक साथ बोलते हैं। अब यहाँ पर सुमन कहती है कि पहले आप बताइए, ये बताइए कि आपकी जिंदगी तो इतनी अच्छे से कट रही थी कि भाई आपके तो खाने और पीने के लाले नहीं थे, तो अब ये क्या हुआ जो तुम ऑटो रिक्शा चलाने लग गए। अब यहाँ पर विनोद थोड़ा सा भावुक होकर कहता है कि क्या पूछोगी सुमन, अब तो आप मैडम बन चुकी हो, एक अच्छी खासी पोस्ट पर हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, तुमसे डिवोर्स होने के बाद मेरे माँ बाप मुझसे हमेशा उखड़े उखड़े रहते और एक दिन उन लोगों ने मुझे घर से बाहर
निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया करता। वो हमेशा मुझसे कहते कि तुम्हारी वजह से हमारी बहू घर छोड़ कर गई है और मुझ में बहुत सारी डांट लगाई जाती है। अब मैं कुछ दिन जब घर से बाहर उन लोगों ने मुझे निकाल दिया और मेरा हालचाल भी नहीं पूछा तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इस शराब ने मेरा परिवार छुड़ा दिया। मेरी पत्नी थी वो मुझसे दूर चली गई, अब मैं यहाँ पर आकर रहता हूँ और मैंने ये जो ऑटो रिक्शा है ये किराए पर ले रखा है, इसे मैं किराए पर चलाता हूँ और जब मेरा गुजारा चल रहा है एक कमरा यहीं पर लेकर रहता हूँ। और दोस्तों सुमन कहती है कि वो सब तो ठीक है, क्या तुम अब भी शराब पीते हो? तो यहाँ पर विनोद एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, अब मैं शराब नहीं पीता, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों सुमन थोड़ी सी चुप पड़ जाती है क्योंकि उसके गले से नीचे ये बातें नहीं उतर रही थी। अब विनोद कहता है कि मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम इतने ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुंचती हो? तो यहाँ पर सुमन कहती है कि जब तुमसे डिवोर्स हुआ था उसके बाद मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, केवल मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया क्योंकि एक तो मैं तुमसे अलग हुई थी, दूसरा मुझे कुछ बनना था, तो उसी जज्बे ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और आज मैं इस नौकरी पर काम करती हूँ। अब दोस्तों दोनों ही जने एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। दोनों ही पूछते हैं तुमने शादी की? तो सुमन मना कर देती है। विनोद को सुमन पूछती है तो विनोद भी मना कर देता है कि हाँ मैंने शादी नहीं की। अब दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और दोस्तों अब इन दोनों में धीरे धीरे बात होने लगती है। फोन पर जब बात होती है तो एक दिन जो विनोद होता है सुमन के पास फोन करता है, लेकिन सुमन विनोद का फोन नहीं उठाती है और विनोद कई बार सुमन के नंबर पर फोन करता है लेकिन फिर भी सुमन उस फोन को नहीं उठाती है। तो विनोद चिंता में आ जाता है और विनोद अब सुमन के घर आता है तो जैसे ही देखता है कि सुमन बुखार में तप रही है और उसके पास कोई भी नहीं होता और दोस्तों उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसने बेड के एक बगल में उल्टियां कर रखी हैं और इतनी बुरी हालत है कि अगर उसके पास कोई नहीं जाता तो शायद सुमन इस दुनिया में नहीं रहती। फोन जो सुमन से दूर पड़ा था वो उसे भी नहीं उठा पा रही थी, इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती है। यहाँ पर विनोद सुमन को गोदी में उठाता है, उठाने के बाद अपने उस ऑटो रिक्शा में पीछे वाली सीट पर लेटाता है और दोस्तों सुमन को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पर सुमन के चेकअप होते हैं तो सुमन को बहुत हाई बुखार था और उसी बुखार में दोस्तों सुमन की बहुत ज्यादा प्लेटें गिर जाती हैं, वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद सुमन को प्लेट चढ़ाई जाती हैं जो कि विनोद की ही होती हैं और सुमन का ट्रीटमेंट चलता है। जब सुमन होश में आती है तो विनोद को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे विनोद? तो यहाँ पर विनोद कहता है कि मैं ही तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, अगर मैं तुम्हारे पास फोन नहीं करता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। डॉक्टर भी विनोद को शाबाशी देते हैं क्योंकि डॉक्टरों को नहीं पता था कि ये इनकी पत्नी है। वो तो केवल डॉक्टर देख रहे थे कि एक एसडीएम को एक ऑटो वाला बचाकर लेकर आया है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो सुमन के घर वाले होते हैं उनको भी खबर लग जाती है क्योंकि सुमन अपने घर वालों से दूर रहा करती। अब वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन आते ही जैसे ही विनोद को देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो विनोद की तरफ एक अजीब तरीके से देखने लगते हैं, लेकिन सुमन सभी को शांत करते हुए कहती है कि इनकी तरफ ऐसे मत देखो, आज अगर मैं जीवित हूं तो इन्हों की वजह से हूं और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर यही बात कहते हैं। अब सभी घर वाले शांत हो जाते हैं कि भाई उनकी बेटी की जान इसने बचाई है। और इसके बाद विनोद कहता है तो ठीक है सुमन, क्योंकि अब विनोद सुमन से सुमन कहने लगा था और कहता है कि अब मैं अपने काम पर चलूं, तुम्हारे परिवार वाले आ चुके हैं। तो सुमन जैसे ही विनोद चलने के लिए होता है तो सुमन विनोद को रोकती है और कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तो यहाँ पर विनोद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है उसके हाथ को पकड़ते हुए कि नहीं सुमन, क्योंकि सुमन ने विनोद का हाथ पकड़ लिया था तो वो कहता है कि नहीं सुमन, मैं तुम्हारे पास कैसे रुक सकता हूँ, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा सब कुछ है, अब मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर फिर दोबारा से विनोद चलने लगता है, लेकिन सुमन कहती है कि विनोद कैसा हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो विनोद के कान खड़े हो जाते हैं, मानो विनोद इस चीज के लिए जाने कितने दिनों से तरस रहा हो, और वो कह देता है कि सच्ची ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर विनोद एक खामोशी सी में नजरे गर्दन अपनी नीची कर लेता है और सुमन अपने घर वालों को भी समझा देती है। विनोद कहता है कि मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा था। और दोस्तों दोनों ही जने शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद विनोद अपनी पत्नी को जब अपने
घर ले जाता है तो यहाँ पर जो विनोद के घर वाले होते हैं वो सभी देखकर उसे खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा और विनोद की बहन, और कहते हैं कि भाई कितना अच्छा हुआ। यहाँ पर जो विनोद के माँ बाप होते हैं वो भी सुमन से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि बेटी हमें माफ करना, इस नालायक की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर हमसे कोई भी गलती या तुम्हारा दिल दुखा हो तो हमें माफ कर देना। और दोस्तों यहाँ पर सुमन कहती है कि बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। और दोस्तों ये एक बिछड़ा हुआ परिवार एक हो जाता है। ये है वो कहानी जहां पर एक शराब ने एक खिलते बसते हुए घर को बिगाड़ दिया। दोस्तों नशा किसी का भी सगा नहीं होता। जो व्यक्ति नशेड़ी होता है उसे किसी के रिश्तों की या भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, लेकिन ये वही विनोद है जब ये शराब नहीं पिया करता तो इसने हर रिश्ते को समझा। दोस्तों यहाँ पर जो सीमा होती है उसने विनोद से शादी के लिए ऐसे ही प्रपोज नहीं किया था। दरअसल उसने पूरी छानबीन कर ली थी कि विनोद सच में ही शराब पीता है या नहीं पीता है। तो यहाँ पर जानकारी निकलवाने के बाद ही सुमन ने विनोद से शादी की थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी उसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। कुछ हमारे भाई हैं जो हम पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ सर हैं, कुछ बड़े हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, तो उनको तो हम प्रणाम ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सपोर्ट करते हो, अपनी राय रखते हो। सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है और ये कहानियाँ केवल समाज सुधारक के लिए लाई जाती हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।